नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र राठौड़, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामगढ़, पांडवा। बच्चों, हमने 10th क्लास का फेडरलिज्म का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट वीडियो आपने देखी थी। अब चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। वहाँ आपने डिस्कस किया है, पहले हमने फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म की फीचर्स क्या हैं, उन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। और उसके अलावा हमने 3 लिस्ट जो थी वो डिस्कस की। अब आगे हम डिस्कस करते हैं चैप्टर के अंदर कि व्हाट हैज़ मेड इंडिया ए फेडरल कंट्री, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत को एक फेडरल कंट्री बनाती है, एक संघीय देश बनाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे जो संविधान है उसके अंदर भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। इस तथ्य का विशेष ध्यान रखिए बच्चों आप। हमारे संविधान के अंदर कहीं भी फेडरलिज्म शब्द का यूज नहीं किया गया है। हमारे संविधान में जो है देश को यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो देयर 3 टायर्स: फेडरलिज्म, यूनियन, स्टेट एंड पंचायत। 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये कहता है कि 3 टायर्स इन फेडरलिज्म, यूनियन, स्टेट एंड पंचायत। हमारे यहाँ जो फेडरलिज्म हो उसको 3 टायर्स के अंदर जो हो अपनाया गया है। और इसी प्रकार से जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको भी 3 सूचियों के अंतर्गत, जो कि हमने पिछले वीडियो में किया था, वो बांट दी गई हैं। आगे कहता है ऑल स्टेट इन द इंडिया यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, यूनियन टेरिटरीज। आइडेंटिकल पावर्स नहीं है। चेंजिंग इन पावर शेयरिंग हैज टू बी पास्ड बाय 2/3 majority in the parliament. In case of any dispute regarding division of power, the apex court will take decision. ये कहता है कि हमारे यहाँ जो संघीय राज्य हैं या संघीय इकाइयां हैं उनके मध्य अगर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है तो अपेक्स कोर्ट, हमारा सर्वोच्च न्यायालय है जो कि दिल्ली में स्थित है, वो इस स्थिति में निर्णय देता है। फिर आती है लैंग्वेज पॉलिसी। एग्जामिनर क्वेश्चन करता है व्हाट इज द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत की जो है वो आपकी लैंग्वेज पॉलिसी या आपकी भाषा नीति क्या है। तो उसके अंदर हम लिखते हैं नो लैंग्वेज हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। भारत में राष्ट्रीय भाषा का जो है वो किसी भी भाषा को दर्जा नहीं दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कांट इम्पोज हिंदी ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। जो देश है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी गैर हिंदी भाषी राज्य के ऊपर हिंदी भाषा को थोप नहीं सकती। 22 लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर इज 22। सेंट्रल एग्री टू यूज इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी बाय दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन शोन। ये कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि हिंदी के साथ अन्य जो है भाषा के रूप में इंग्लिश भाषा का, आंग्ल भाषा का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसी प्रकार कहता है कि लैंग्वेज जो स्टेट्स हैं उनकी कल्चर है, उनका लैंग्वेज है, उनकी कल्चर है, उसके आधार पर कई राज्यों को जो है विस्तार भी किया गया और अन्य नए राज्य भी बनाए गए, जिनके अंदर नागालैंड, उत्तराखंड और आपके झारखंड जैसे नए राज्य थे। फिर कहता है सेंटर स्टेट रिलेशन। भारत के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो कई मौके ऐसे आए हैं जब इनको डिस्प्यूटेड नाम दिया गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग पार्टी की होती है और स्टेट में किसी अन्य पार्टी का शासन होता है। तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर इमरजेंसी लगा के, राष्ट्रपति शासन लगा के, राज्यपाल की स्वीकृति के द्वारा, और वहां पर जो है शासन को अवैध घोषित कर देती है और वहां पर आपका राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार सेंट्रल और स्टेट के बीच डिस्प्यूट जो है वो पाए गए हैं। फिर आता है व्हाट ब्रॉट अबाउट द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। भारत में फेडरलिज्म जो है, संघवादी जो व्यवस्था है, उसको लागू करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए कौन कौन सी चीजें जो है वो जरूरी हैं। नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो राजनीति है उसका लोकतांत्रिक स्वरूप। कहने का अर्थ ये है कि फेडरलिज्म के अंतर्गत अगर कोलिजन गवर्नमेंट है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार है, स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग है,
तो उनको डेमोक्रेटिक एक पॉलिटिक्स होनी चाहिए, एक लोकतंत्रात्मक राजनीति के अंतर्गत कार्य करना चाहिए, भले ही सेंटर और स्टेट में गवर्नमेंट अलग अलग हो। रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और दूसरी बात है रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति के लिए आदर होना चाहिए। थर्ड है डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, एक साथ इकट्ठा रहने की जो इच्छा शक्ति है वो भी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? 2 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, जब शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार से लेकर या राज्य सरकार से लेकर जो स्थानीय स्वशासन को दे दी जाती है, लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन का वो पावर कहा जाता है। गांधी जी जो है वो समर्थक थे इस बात के कि शक्तियां जो है वो नीचे लेवल से शुरू होनी चाहिए, गांव को अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए। वाई डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया गया है? वास्टनेस ऑफ स्टेट इज साइज एंड पॉपुलेशन, इंटरनली डाइवर्स, नीड फॉर पावर शेयरिंग। 3 कारण है इसके कि एक तो हमारा देश जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। दूसरी बात करता है कि इंटरनली डाइवर्शन है, उसके कारण है। और तीसरा है नीड फॉर पावर शेयरिंग, शक्ति जो है बंटवारे का जो सिद्धांत है उसको लागू करने के लिए भी डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, जो डिसेंट्रलाइजेशन था उसके पीछे बेसिक आइडिया क्या था? सोल्विंग लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एट लोकल लेवल, जो लोकल लेवल के ऊपर जो बड़ी समस्याएं हैं या अलग अलग राज्यों की जो समस्याएं हैं उनको समाधान करना। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन लोकेलिटीज, जो लोग जो हैं वो लोकल समस्या के बारे में अधिक तरीके से उसको जानते हैं और उसको सोल्व कर सकते हैं। इसलिए ये पावर दी गई है कि गांव की शक्ति गांव के सरपंच को या गांव के व्यक्ति के हाथ में, ताकि गांव की समस्याओं को अच्छे तरीके से सुलझा सके। बेटर आइडिया ऑफ वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स एफिशिएंटली, ये आइडिया बड़ा बेटर है क्योंकि लोकल व्यक्ति लोकल समस्याओं के बारे में अधिक जानकारी रखता है और वो अच्छे तरीके से जानता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है और उस पैसे को अच्छे तरीके से कैसे खर्च किया जा सकता है। लास्ट कहता है पीपल पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग, लोगों की जो निर्णय निर्माण की जो पावर है या शक्ति है उसके अंदर भागीदारी लोगों की अधिक बढ़ती है। अगर लोग निर्णय निर्माण प्रक्रिया के अंदर भाग लेते हैं तो उनकी शासन के अंदर आस्था बढ़ती है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर रहा, हम स्वयं ही शासन कर रहे हैं। तो इन सब बातों के लिए डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो जरूरी था। और डिसेंट्रलाइजेशन के तौर पे जब इसको डिसेंट्रलाइजेशन लाया गया तो इसके लिए 1992 के अंदर एक एक्ट लाया गया और जिसके कारण इफेक्टिवली डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाया गया। और इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए? इट्स मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट, जो स्थानीय स्वशासन है हमारा जिसके अंदर पंचायती हैं या ब्लॉक समिति के चुनाव है, ये पहले 1992 से पहले क्या था कि रेगुलरली नहीं होते थे, कभी 5 साल में, कभी 4 साल में, कभी 7 साल में, अलग अलग राज्य अपने अपने तरीके से करते थे। लेकिन 1992 के अंदर जब एक्ट आया तो उसके बाद जो है रेगुलरली इलेक्शन जो है वो होने लगे। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स SC ST एंड OBCs BCs, रिजर्वेशन कर दिया गया, जो है आरक्षण कर दिया गया SC ST और OBCs को, जो पंचायती राज संस्थाएं थी उनके अंदर। 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द वीमेन्स इन पंचायती राज। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शंस। स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू टू लोकल बॉडीज, कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट जो है गवर्नमेंट, वो पंचायतों को कर एकत्र करने की या जो धनार्जन के लिए कुछ विषय जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दे देगी। ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, कई बार 3 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1992 का जो एक्ट था उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो ये सारी 1992 का जो एक्ट था उसकी विशेषताएं थी। पंचायती राज, हमारे जो पंचायती राज सिस्टम है वो 3 लेवल पे किया गया, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल की हम बात करें तो ग्राम पंचायत फॉर्म्ड बाय ग्राम सभा
एंड हेडेड बाय सरपंच। विलेज जो पंचायत होती है, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, जो कि एक ग्राम सभा होती है। देखिए आप बच्चे कई बार पजल हो जाते हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत एक ही है। नहीं, ग्राम सभा अलग है, ग्राम पंचायत एक अलग चीज है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में मुख्य अंतर यही होता है, ग्राम पंचायत के अंदर गांव के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिसके अंदर सरपंच और पंच होते हैं, जबकि ग्राम सभा के अंदर वो सभी एलिजिबल वोटर, किसी भी विलेज के, किसी भी गांव के जो योग्य मतदाता होते हैं, वो सारे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो कंफ्यूजन ना रखें आप। ग्राम पंचायत, वेयर इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन, जबकि ग्राम सभा के अंदर एलिजिबल वोटर, ऑल एलिजिबल वोटर ऑफ ए विलेज, हेडेड बाय सरपंच। ग्राम सभा जो है, ग्राम पंचायत जो है, वो सरपंच के द्वारा जो है वो हेडेड की जाती है। ब्लॉक लेवल पंचायत समिति, इलेक्टेड और पंचायत मेंबर्स बीडीओ के द्वारा हेडेड की जाती है। और जो आपका इलेक्टेड पंचायत समिति के मेंबर जो है वो चुने जाते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपके पंचायतों के इलेक्शन होते हैं तो आपके परिवार के जो सदस्य हैं, एलिजिबल वोटर हैं, वो 4 वोट डालते हैं। सबसे छोटा वोट जिसे पंच के लिए, वार्ड पंच के लिए कहा जाता है, वो होता है। सेकंड आपका आता है सरपंच के लिए, थर्ड आपका आता है ब्लॉक समिति के लिए, और फोर्थ आता है आपका जिला परिषद के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होती है और इसके अंदर भी चुने हुए मेंबर होते हैं। इसके अलावा एमएलए और एमपी, उस एरिया के एमएलए और एमपी जो हैं वो जिला परिषद के मानद सदस्य होते हैं। लोकल गवर्नमेंट अर्बन लेवल में क्या होता है, शहरी क्षेत्र में टाउन्स, म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन्स इन हेड, एंड बिग सिटीज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड मेयर इज हेडेड। ये कहता है छोटे टाउन्स होते हैं, वहां पे म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है और म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं। तो इसी प्रकार से जो बिग सिटी होते हैं उनके अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं और मेयर के द्वारा इनको हेडेड किया जाता है। तो ये आपके जो शहरी शासन है, इसके अंदर जो हर एक वार्ड्स के अंदर बटा हुआ होता है पूरा शहर, और प्रत्येक वार्ड का एक वार्ड मेंबर होता है जिसे एमसी कहा जाता है आपका, और एक इन सभी के ऊपर एक चेयरपर्सन के रूप में, एक लीडर के रूप में काम करता है। डिफिकल्टीज फेस्ड बाय लोकल गवर्नमेंट, इलेक्शंस टू ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट ट्रांसफेरिंग पावर्स एंड रिसोर्सेज। ये कहता है कि कई बार समस्याएं आती हैं रेगुलरली इलेक्शन, हालांकि 1992 का जो एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग जो है ये निर्धारित कर दिया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव होंगे, लेकिन कुछ समस्याएं हैं। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है, कई बार पंचायतों को रिसोर्सेज जो है वो कम देती है, जिसके कारण पंचायतें जो है वो अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाती। अब 2 वर्ड इसके अंदर जो टर्म्स हैं, वो टर्म्स कई बार 3 नंबर में या 2 नंबर में इन वर्ड्स को पूछ लेते हैं। तो पहला है जुरिडिक्शन, जिसे हिंदी में क्षेत्राधिकार कहा जाता है। द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, वो क्षेत्र जिसके ऊपर किसी व्यक्ति की लीगल अथॉरिटी, वैधानिक सत्ता होती है, यानी कि उसके ऊपर कानूनी रूप से किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। वो क्षेत्र जिसके ऊपर वैधानिक रूप से किसी का अधिकार हो, उसे उस व्यक्ति का या उस संस्था का क्षेत्राधिकार कहा जाता है, जुरिडिक्शन कहा जाता है। द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट। ये एरिया जो है वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हो सकती है, कोई भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है, या फिर आपका कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कोई विषय हो सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। स्कूल के अंदर, आपके स्कूल के अंदर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनके क्षेत्राधिकार में ये आता है कि किसी बच्चे को वो स्कूल की बाउंड्री से बाहर भेज सकते हैं, जबकि अध्यापक है कोई, उसके क्षेत्राधिकार में या उनके क्षेत्राधिकार में क्या आता है कि वो अपनी क्लास से किसी बच्चे को बाहर भेज सकते हैं। दोनों का अपना अपना क्षेत्राधिकार है। तो इसी प्रकार से क्षेत्राधिकार से हमारा अभिप्राय क्या है, वो पर्टिकुलर एरिया जिसके ऊपर किसी व्यक्ति की लीगल अथॉरिटी होती है, किसी व्यक्ति का वैधानिक अधिकार होता है, उसे क्षेत्राधिकार कहा जाता है या जुरिडिक्शन कहा जाता है। ये शब्द आपका पावर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के अंदर भी आता है। जब हम हमारा जुडिशरी की बात करते हैं
तो हमारा जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, वहां भी ये शब्द यूज होता है। फिर होता है शब्द है कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है और कई बार आपके पेपर में जो HBSC के ने कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी इसको इसे दिया है। गठबंधन की सरकार होती है सामान्यतः जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, जिसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है, कोलिजन गवर्नमेंट कहा जाता है। गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर of at least 2 political parties, usually partners in a coalition, form a political and adopt a common program। ये कहता है कि 2 से अधिक पार्टियां साथ आती हैं, एक समझौता करती हैं, सरकार बनाती हैं, और यूजुअली ये जितनी भी पार्टियां होती हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, इन सभी का एक कॉमन मैनिफेस्टो होता है और कॉमन प्रोग्राम होता है जिसके अकॉर्डिंग ये काम करती हैं। उदाहरण के लिए फिलहाल जो आपकी गवर्नमेंट चल रही है वो आपकी NDA की गवर्नमेंट चल रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इससे पहले जो सरकार थी वो भी एक गठबंधन की सरकार थी, जिसे UPA की गवर्नमेंट कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार। वर्तमान समय में हमसे अगर कोई पूछता है कि सेंट्रल लेवल पे किसकी सरकार चल रही है, तो वहां BJP की सरकार नहीं है, वो NDA की सरकार है, एक अलायंस है, एक गठबंधन की सरकार है, जिसके अंदर BJP सबसे बड़ा दल है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें। और इस चैप्टर के अंदर जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप बेसिकली जो है मेनली एग्जामिनर फोकस करता है फेडरलिज्म के ऊपर। इसके अलावा आपकी लिस्ट है, वहां से क्वेश्चन उठाया जाता है। 1992 का जो एक्ट है वहां से क्वेश्चन उठाता है, टर्म्स से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से वीडियो को देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर भी करें। धन्यवाद।